आज हमारा लेक्चर 2 है एनसीईआरटी क्लास 11th की ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इस चैप्टर का ओवरव्यू लिया था और उसके बाद ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ को पढ़ना शुरू किया था। एंड इसमें हम लोग पहुँचे थे कहाँ तक, देखते हैं कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था ये ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्ली थेरीज, मॉडर्न थेरीज एंड फिर स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, उसके कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर है। अगर वो नहीं देखते हैं तो फिर आगे आपको समझ में नहीं आने वाला। तो आज हम शुरू करते हैं अब इसके आगे का चैप्टर। 1 सेकेंड। ओके, तो हम शुरू करेंगे आवर सोलर सिस्टम। ओके, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 9 planets. The 10th planet 2003 UB 313 has also been recently sighted. The nebula from which our solar system is supposed to have been formed started its collapse and core formation sometime 5 to 5.6 billion years ago, and the planet were formed about 4.6 billion years ago. क्या कह रहे हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 9 प्लैनेट्स हैं और 10वां प्लैनेट क्या है 2003 UBT 313 जो कि रिसेंटली मिला हुआ है हमको। ये हमारा 10th प्लैनेट है और जो नेबुला है जिससे कि हमारा सोलर सिस्टम बना है ये फॉर्म होना शुरू होता है, कोलैप्स करना शुरू करता है, कोर फॉर्मेशन होगा और फिर हमने देखा था 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स एगो कोर फॉर्मेशन होने लगेगा, मतलब स्टार का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा और फिर प्लैनेट का फॉर्मेशन होगा लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन जो कि स्टार है, 9 planets, 63 moons, millions of smaller bodies like asteroids and comets and huge quantity of dust grains and gases। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें सन है जो कि हमारा स्टार है, 9 planets हैं, 63 मून्स हैं, स्मॉलर बॉडीज़ हैं जिसमें कि एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज़ हैं एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स, है ना। और डस्ट ग्रेन्स और गैसेस का एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी उसकी है। ठीक है, आउट ऑफ द 9 planets मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड as the inner planets as they lie between the sun and the belt of asteroids, and other 5 planets are called the outer planets। अब जो हमारे 9 planets हैं उसमें से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो 4 planets हैं इनको हम inner planets कहते हैं क्योंकि ये सन और एक बेल्ट है एस्ट्रॉइड की उसके बीच में मिलते हैं, और उसके बाद जो हमारे 5 planet में मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये outer planets हैं। Alternatively the first 4 are called terrestrial, meaning earth like, as they are made up of rock and metals and have relatively high density. The rest 5 are called Jovian or gas giant planets. Jovian means Jupiter like। क्या कह रहे हैं, एक तो हमने इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में इसको क्लासिफाई कर दिया। दूसरा, ये जो हमारे अंदर के 4 प्लैनेट्स है ना, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कह रहे हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ लाइक, मतलब ये रॉक और मेटल से बने हुए हैं और इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू जोवियन प्लैनेट्स जो गैस जियांट है ना। जो अदर 5 प्लैनेट्स है जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर मिल रहे हैं और इनको हम जोवियन कहते हैं। जोवियन मतलब जुपिटर लाइक प्लैनेट्स। ठीक है, most of them are much larger than the terrestrial planets and have thick atmosphere mostly of helium and hydrogen। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, जोवियन प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं कि ये जो जोवियन प्लैनेट्स है ना हमारे आउटर प्लैनेट्स, वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स से ज़्यादा बड़े हैं और इनका एटमॉस्फेयर जो है वो भी थिक है। ठीक, ये एटमॉस्फेयर इनका है किसका, तो हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ है इनका एटमॉस्फेयर। ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड sometime about 4.6 billion years ago। some data regarding our solar system are given in the box below। ठीक, तो कह रहे हैं कि ये जो सारे प्लैनेट्स ये लगभग कब बने, तो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो ये हमारे सारे प्लैनेट्स बनते हैं। और इसको लेके कुछ डेटा हमारे नीचे बॉक्स में दिया हुआ है जिसमें हम देख लेते हैं। डिस्टेंस दी है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सन किसकी कितनी है, डेंसिटी किसकी कितनी है, रेडियस, सैटेलाइट्स किसके पास कितने हैं, जैसे हमारे अर्थ के पास एक हमारा मून है ना। उसके अलावा सैटर्न के पास देखिए 18, लगभग 18, ये कम शायद ज़्यादा हो चुके हैं, 18 प्लैनेट्स, सॉरी 18 सैटेलाइट्स है उसके पास। उसके अलावा यहाँ डिस्टेंस दी है तो ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना, सन से ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। डेंसिटी यहाँ पे दी हुई है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो इनर प्लैनेट्स ये हैं ये डेंसर है एज कंपैरिजन टू ये जो हमारे जोवियन प्लैनेट्स हैं। ठीक, और जो ये हमारे रेडियस देखें तो ये साइज़ बता रहे हैं, तो
यहाँ पे साइज़ देखेंगे हम, तो अर्थ का साइज़ इन्होंने 1 बोला है और अर्थ के साइज़ से भी इन्होंने कंपेयर किया है। ठीक, तो अर्थ के साइज़ से देखें तो मार्स उससे कम है, फिर ये हमारे देखो तो ज़्यादा बड़े हैं, है ना। प्लूटो देखें तो अर्थ से बहुत कम है ये। ठीक, तो इस तरीके से इस टेबल को हम स्टडी करके थोड़े बहुत जो फैक्ट्स हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। लिखा है वाई आर द इनर प्लैनेट्स रॉकी वाइल अदर्स आर मोस्टली इन गैसियस फॉर्म। इस क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया हुआ है, चलो देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग कंडीशंस। टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है। ठीक, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन the close vicinity of the parent star where it was too warm for gases to condense to solid particles. Jovian planets were formed at क्वाइट अ डिस्टेंट लोकेशन। क्या कह रहे हैं कि ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है ना, ये जो पेरेंट स्टार हमारा जो सन है इसके बहुत ही पास में बने हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो गैसेज है ना उनके पास मतलब उनको कंडेंस होने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे वार्म इन्वायरमेंट है तो वो गैसेस कंडेंस हो जा रही है और सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जा रही है। लेकिन जोवियन प्लैनेट्स देखें तो ये हमारे जो पेरेंट स्टार है इससे थोड़ा दूरी पर है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पहुँच नहीं पाती और वो गैसियस फॉर्म में ही रह गए। फिर द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियरर द सन, सो इट ब्लू ऑफ lots of gas and dust from the terrestrial planets. The solar wind were not all that intense to cause similar removal of gases from the Jovian planets. दूसरा क्या कारण है सोलर विंड। तो जैसे कि टेम्परेचर देखें सन के पास में ज़्यादा होगा, वैसे ही सोलर विंड भी ज़्यादा होगी सन के पास में। तो सोलर विंड ज़्यादा है सन के पास में, तो जो भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट सन के पास में है वहाँ से डस्ट एंड गैसेज जो है उनकी वो सारी उड़ गई। और सोलर विंड्स जो हमारे जोवियन प्लैनेट्स हैं उनके पास में इतनी ज़्यादा पहुँच नहीं पाई, तो वहाँ पे गैस रिमूव नहीं हो पाई, है ना। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर सिमिलर एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेज। तो ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है ना ये थोड़े छोटे हैं और इनकी ग्रेविटी जब छोटे हैं तो ग्रेविटी भी कम है इनकी, इसकी वजह से जो ये गैसेस एस्केप हो रही थी ना इसको ये होल्ड नहीं कर पाए, इनको ये पकड़ के नहीं रख पाए और वो गैसेस जो थी वो उड़ गई यहाँ से। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास हीलियम एंड हाइड्रोजन नहीं मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा आज का एटमॉस्फेयर है वो कैसे बनता है, बाद में बनता है। ये जो हमें जो हमारे गैसियस प्लैनेट्स हैं उनमें जो इन्वायरमेंट मिलता है ना, जो गैस हमें अराउंड द प्लैनेट मिलता है वो वही वाला है जो पहले से था, लेकिन हमारे अर्थ के पास जो एटमॉस्फेयर मिलता है उसमें दूसरी गैसेस हैं और वो बाद में बना है, उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब आते हैं मून पर। मून जो हमारा सैटेलाइट है, द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है ये। लाइक द ओरिजिन ऑफ द अर्थ देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ द मून वॉज फॉर्म। जैसे कि अर्थ के ओरिजिन के बारे में मतलब यहाँ पे थेरीज आई कि कैसे अर्थ का ओरिजिन होता है, वैसे ही मून का ओरिजिन कैसे होता है इसके बारे में भी एक्सप्लेन करने के लिए अटेम्प्ट्स किए जाते हैं। ठीक, इन 1838 सर जॉर्ज डार्विन suggested that initially the earth and the moon formed a single rapidly rotating body। तो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन थे जिन्होंने कहा कि जो ये अर्थ और मून है ना ये एक ही बॉडी है और वो रोटेट कर रही है, रैपिडली रोटेट कर रही है, बहुत तेज़ी से रोटेट कर रही है, वो एक ही बॉडी है। जो द होल मास बिकेम अ डम्बल शेप्ड बॉडी एंड इवेंचुअली इट ब्रोक। क्या कहा इन्होंने कि ये जो हमारा अर्थ और मून है ना ये एक ही बॉडी था और रोटेट कर रहा था, रोटेट करते करते ये डम्बल शेप बन गया, थोड़ा ऐसे टाइप वाला। एक सेकेंड, थोड़ा ऐसे, ये जो डम्बल हमारा होता है ना थोड़ा ऐसे टाइप का, तो ये ऐसा बन गया। ठीक, एंड इवेंचुअली क्या हुआ फिर वो ब्रेक हो गया। इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड दैट the material forming the moon was separated from what we have at present, the depression occupied by the Pacific Ocean। क्या कह रहे हैं कि इन्होंने ये भी कहा कि ये जो मून निकला है ना ये अर्थ में अगर हम देखें तो अर्थ पे जो पैसिफिक ओशन का डिप्रेशन है ना वहीं से मून निकला है और वहाँ जाके बाद में पानी भर गया और फिर ये पैसिफिक ओशन बन गया। ठीक है, यही जो डिप्रेशन है यही से हमारा मून निकला है। However, the present scientists do not accept either of the explanations. It is now generally believed that the formation of moon as a satellite of the
अर्थ इज एन आउटकम ऑफ जियांट इम्पैक्ट और व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द बिग स्प्लैट। क्या कह रहे हैं कि जो आज के साइंटिस्ट है ना वो इस एक्सप्लेनेशन को मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो मून का फॉर्मेशन है ना एज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ की सैटेलाइट के जैसे वो कैसे बना, वो एक इम्पैक्ट का आउटकम है जिसको उन्होंने बोला कि जियांट इम्पैक्ट है, या इसको उन्होंने बोला बिग स्प्लैट। इस इम्पैक्ट का आउटकम है मून का फॉर्मेशन। क्या था ये जो बिग स्प्लैट है, अ बॉडी ऑफ द साइज ऑफ 1 to 3 times that of Mars collided into the Earth sometime shortly after the Earth was formed। क्या कह रहे हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। फिर से पढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ द साइज ऑफ 1 to 3 times that of Mars collided into the Earth sometimes shortly after the Earth was formed. It blasted a large part of the Earth into space. This portion of blasted material then continued to orbit the Earth and eventually formed into the present Moon about 4.44 billion years ago। क्या कह रहे हैं इस बिग स्प्लैट में कि एक से 3 गुना ज़्यादा मार्स की साइज़ का 1 से 3 गुना ज़्यादा साइज़ का एक बॉडी आता है और वो अर्थ से कोलाइड कर जाता है, अर्थ से टकरा जाता है, जो मार्स की साइज़ से 1 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, जब वो कोलाइड करेगा तो एक्सप्लोजन होगा और अर्थ का एक बड़ा सा टुकड़ा, बड़ा सा पार्ट जो है वो स्पेस में चला जाएगा और ये पोर्शन जो है ये फिर ऑर्बिट करने लग जाता है अर्थ के चारों तरफ और धीरे धीरे करके ये 4.4 बिलियन ईयर्स एगो हमारा मून फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो ये इन्होंने बताया बिग स्प्लैट के अंदर मून के फॉर्मेशन को लेके। ठीक, आते हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब अर्थ तो हमारी बन गई, लेकिन आज की अर्थ कैसे बनी वो चीज़ देखते हैं। Do you know that the planet Earth initially was a barren, rocky and hot object with a thin atmosphere of hydrogen and helium। ठीक, क्या कह रहे हैं कि जो प्लैनेट हमारा अर्थ है जो आज बहुत ही ज़्यादा ग्रीन दिखता है ना, वाटर है बहुत ज़्यादा इसमें, ये जब बना था ना तो ये बैरन, रॉकी और हॉट ऑब्जेक्ट था। ठीक, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का एटमॉस्फेयर था जो हमें आज जोवियन प्लैनेट्स में मिलते हैं। ठीक, इनिशियली ये एटमॉस्फेयर था हमारे अर्थ का। दिस इज़ फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ। आज की पिक्चर से बहुत डिफरेंट है ये पिक्चर अर्थ की, है ना। Hence there must have been some events, processes which may have caused this change from rocky, barren and hot earth to a beautiful planet with ample amount of water and conducive atmosphere favoring the existence of life। क्या कह रहे हैं कि इस मतलब क्या हुआ, कुछ इवेंट्स हुए, कुछ प्रोसेसेस हुए जिसकी वजह से चेंज हुआ और ये रॉकी, बैरन, हॉट अर्थ से एक ब्यूटीफुल प्लैनेट बन गया जिसमें एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर है, कंडूसिव इन्वायरमेंट है लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल फाइंड आउट हाउ द पीरियड बिटवीन द 4600 million years and the present led to the evolution of life on the surface of the planet। अब हम देखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे कि 4600 मिलियन ईयर्स से लेके आज तक की कैसे हमारे जो प्लैनेट की सरफेस पे लाइफ का इवोल्यूशन होता है, कैसे हमारे प्लैनेट पे लाइफ इवॉल्व होती है, वो चीज़ हम देखेंगे। द अर्थ has a layered structure from the outermost end of the atmosphere to the center of the earth. The material that exists is not uniform. The atmospheric matter has the least density. From the surface to deeper depth, the earth's interior has different zones and each of these contains materials with different characteristics। कह रहे हैं कि जो अर्थ है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, पूरा लेयर में है। अगर हम अपने एटमॉस्फेयर के आउटर मोस्ट एंड से देखें और सेंटर ऑफ द अर्थ तक की, तो हमारे जो मटेरियल्स है ना हर अर्थ की लेयर पे वो यूनिफॉर्म नहीं है। जो एटमॉस्फेरिक मैटर है उसकी डेंसिटी बहुत कम है। सरफेस से नीचे तक जाते जाएंगे तो अर्थ के इंटीरियर पे डिफरेंट जोन्स मिलेंगे और ईच ऑफ दीज जो ये जोन्स है ना इसमें मटेरियल्स हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी अर्थ है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है और उसमें जो भी मटेरियल है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक, डेंसिटी अलग है। जैसे हम एटमॉस्फेरिक मैटर की बात करें तो वो लेस डेंसर है, फिर हम इंटीरियर में जाएँ तो हमारे जो मटेरियल्स मिलते हैं वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले लिथोस्फीयर का डेवलप। The Earth was mostly in a volatile state during its primordial stage. Due to gradual increase in density, the temperature inside has increased। क्या कह रहे हैं कि जो primordial stage थी, जो शुरुआती स्टेज थी, वहाँ पे अर्थ क्या था, वो अनस्टेबल स्टेट में था। वोलाटाइल मतलब अनस्टेबल स्टेट में था, है ना, बहुत जल्दी चेंज हो जाने वाले स्टेट में था ये।
due to gradual increase in density, the temperature inside has increased. डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती गई, अंदर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता गया. एज अ रिजल्ट द मटीरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी. वैसे वैसे क्या हुआ कि जो मटेरियल अंदर थे वो अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट होते चले गए. दिस अलाउड हैवियर मटेरियल टू सिंक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड लाइटर वंस टू मूव टुवर्ड्स the surface. With the passage of time, it cooled further and solidified and condensed into a smaller size. क्या हुआ कि जैसे मतलब डेंसिटी जैसे जैसे चेंज होती गई उसी हिसाब से उनके मटेरियल भी चेंज होते चले गए. हैवियर मटेरियल जो था वो नीचे चला गया सेंटर ऑफ द अर्थ पे, और जो लाइटर वन था वो ऊपर सरफेस की तरफ आ गया. जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया ये जो है ये कूल डाउन होता चला गया और सॉलिडिफाई कंडेंस होता चला गया स्मॉलर साइज में. ठीक, हमारे अर्थ की बात कर रहे हैं कि ये कंडेंस होता चला गया. दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट. बाद में क्या हुआ, हमारा क्रस्ट बनता है, जो आउटर सरफेस है ना वो बनना शुरू होता है. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मून, ड्यू टू द जियांट इम्पैक्ट, द अर्थ वॉज फर्दर हीटेड अप. It is through the process of differentiation that the earth forming material got separated into different layers. And starting from the surface to the central parts, we have layers like the crust, mantle, outer core and inner core. From the crust to the core, the density of the material increases. We shall discuss in detail the properties of each of this layer in the next chapter. क्या कह रहे हैं कि पहले हमारी अर्थ कूल डाउन हुई, फिर हमारा बाद में क्रस्ट बनता है. लेकिन जब मून का फॉर्मेशन होता है, जब जियांट इम्पैक्ट होता है, फिर से हमारी कोई दूसरी बॉडी स्पेस से आती हो और वो अर्थ से कोलाइड करती है, तो उस टाइम पे हमारी अर्थ फिर से हीट अप हो जाएगी. और फिर जो डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस है उसके थ्रू क्या होगा कि जो अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल है ना वो डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट हो जाएंगे. ठीक, सरफेस से सेंट्रल पार्ट्स तक की देखें तो जो हमारे लेयर्स है वो क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर के फॉर्म में दिखेंगे यहाँ पर. ठीक, क्रस्ट से कोर की तरफ जाएं तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी. इन सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे. सिर्फ यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिए कि यहाँ पे जो हमारी अर्थ है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, इसके 4 पार्ट्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर. ठीक है, ये सेपरेशन हुआ जब हमारी अर्थ कूल डाउन हो रही थी और उसके बाद जब मून का फॉर्मेशन हुआ, जब मटीरियल्स सेपरेट हुए. ठीक, अब आते हैं एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के इवोल्यूशन पे. द प्रेजेंट composition of Earth's atmosphere is chiefly contributed by nitrogen and oxygen. You will be dealing with the composition and structure of the Earth's atmosphere in chapter 8. जो हमारा प्रेजेंट कॉम्पोजिशन है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उसमें क्या चीज़ें हैं, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. हमने देखा था शुरुआत में हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम था, अभी हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. ठीक, इसके बारे में हम डिटेल में कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में चैप्टर 8 में देखेंगे. There are 3 stages in the evolution of the present atmosphere. The first stage is marked by the loss of primordial atmosphere. In the second stage, the hot interior of the earth contributed to the evolution of the atmosphere. Finally, the composition of atmosphere was modified by the living world through the process of photosynthesis. क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना वो 3 स्टेज में बना. ठीक, पहला स्टेज क्या था कि जब जो हमारा प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर है, वही चीज़ हाइड्रोजन और हीलियम वाला जो एटमॉस्फेयर था ना उसका लॉस. दूसरा जो स्टेज था उसमें क्या है कि जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है वो हॉट है, तो उसने एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया. फिर जो तीसरा स्टेज है फाइनली जो हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर में कॉम्पोजिशन देता है, वो कैसे मॉडिफाई होता है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू. और जब फोटोसिंथेसिस कब होता है, जब लिविंग वर्ल्ड आ जाती है, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर ऑर्गेनिजम्स आने के बाद आज के फॉर्म में बना. ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह बाद में आई, जब लिविंग वर्ल्ड आ गया ना, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ, उसके बाद हमारा आज का जो एटमॉस्फेयर है वो बनता है. ठीक है, द अर्ली एटमॉस्फेयर with hydrogen and helium is supposed to have been stripped off as a result of the solar winds. This happened not only in case of the Earth but also in all the terrestrial planets which were supposed to have lost their primordial atmosphere through the impact of solar wind. तो पहला स्टेज जिसमें कि हमारा प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर का लॉस होता है वो किसकी वजह से होता है, अभी आगे भी हमने पढ़ा कि सोलर विंड की वजह से हो रहा है. ये सिर्फ अर्थ में ही नहीं हो रहा है, ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में हो रहा है. ठीक है, और ये किसी वजह से हो रहा है, सोलर विंड्स की वजह से. ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ, गैसेज एंड वाटर वेपर वर रिलीज्ड फ्रॉम द इंटीरियर
solid earth. This started the evolution of present atmosphere. The early atmosphere largely contained water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia and very little free oxygen. ठीक, क्या कह रहे हैं कि जब हमारी अर्थ कूल डाउन हो रही थी तो गैसेस और वाटर वेपर जो है वो रिलीज हो रहे थे अर्थ के इंटीरियर से, जो सॉलिड इंटीरियर है अर्थ का उससे ये रिलीज हो रहे थे। ठीक, जिससे कि हमारा जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है वो बनना शुरू होता है। अर्ली एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें थी, तो वाटर वेपर था, नाइट्रोजन था, है ना। ठीक, हमारे जो अर्ली एटमॉस्फेयर है उसमें क्या था, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और थोड़ी सी ऑक्सीजन, ये हमारे अर्ली एटमॉस्फेयर में थी। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज वर आउटपुट फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग। वो प्रोसेस जिसकी वजह से इंटीरियर से गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में गई, उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, डीगैसिंग। तो डीगैसिंग प्रोसेस क्या है कि इंटीरियर से गैसेस का एटमॉस्फेयर में जाना। ठीक, कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेस टू द एटमॉस्फेयर। वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे हमारे अर्थ पर, जिसकी वजह से क्या, वाटर वेपर और गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहे थे। एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज्ड स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड। ठीक, तो जब हमारी अर्थ कूल हुई तो वाटर वेपर जो रिलीज हुआ था ना वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड in the atmosphere got dissolved in rainwater and the temperature further decreased causing more condensation and more rain। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है वो भी रेन वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाएगी और हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा और कंडेंसेशन ज़्यादा होने लग जाएगी और रेन भी ज़्यादा होने लग जाएगी। जब कंडेंसेशन ज़्यादा होगा तो रेन भी ज़्यादा होगी। द रेन वाटर फॉलिंग ऑन टू द सर्फेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशन टू गिव राइज टू ओशंस। तो जो रेन वाटर था जो सरफेस पे आ रहा था वो कहाँ फिर कलेक्ट होने लग गया, जो डिप्रेशंस थे हमारे, ठीक, उसमें कलेक्ट होने लग गया और इससे हमारे ओशंस बन गए। द अर्थ्स ओशन वर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। जब अर्थ बनी उसके 500 मिलियन ईयर्स के अंदर ही हमारे ओशंस बन जाते हैं। दिस टेल्स अस दैट द ओशन आर एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स। मतलब क्या है कि हमारी अर्थ 4.6 या 4.5 मिलियन ईयर्स एगो बनी है, तो हमारा जो ओशन है वो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ बनी है, तो हमारे ओशन जो है ये 4 बिलियन ईयर्स एगो या 4000 मिलियन ईयर्स एगो बने हैं। ठीक, सम टाइम अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स एगो लाइफ बिगेन टू इवॉल्व। लाइफ कब शुरू होती है, तो 38 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 3.8 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ शुरू होती है इवॉल्व करना। ठीक, हाउएवर अराउंड 2500 to 3000 मिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गॉट इवॉल्व। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब शुरू होता है, तो 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स एगो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होगा। ठीक, लाइफ वॉज कन्फाइंड टू द ओशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओशन बिगेन टू हैव the contribution of oxygen through the process of photosynthesis. Eventually ocean were saturated with oxygen and 2000 million years ago oxygen began to flood the atmosphere। क्या हुआ कि ओशन में फोटोसिंथेसिस होने लग गया और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ओशन में ऑक्सीजन आने लग गई। धीरे धीरे ओशन में जो ऑक्सीजन थी वो सैचुरेशन लेवल तक की पहुंच जाएगी, मतलब उससे ज़्यादा ऑक्सीजन ओशन में नहीं आ सकती, इतना हो जाता है ऑक्सीजन जब ओशन में। तो फिर 2000 मिलियन ईयर्स एगो वो ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में जाना शुरू कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा हमने देखा कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बना और उसी में हमने देख लिया कि हाइड्रोस्फीयर पहले बना और एटमॉस्फेयर हमारा जो है ना वो ऑक्सीजन बाद में एटमॉस्फेयर में गई। जब हमारा क्या बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर बन गया, ओशंस बन गए, उसमें लाइफ फॉर्म आ गई, फोटोसिंथेसिस हो गया, जब हमारे ओशन में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो गई उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जाती है। फिर अब आते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, लाइफ की ओरिजिन कैसे है। द लास्ट फेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिलेट्स टू द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। लास्ट फेज क्या है अर्थ के इवोल्यूशन का, तो हम देखेंगे कि लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, लाइफ का ओरिजिन कैसे होता है। इट इज अनडाउटेडली क्लियर दैट द इनिशियल और इवन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वाज नॉट कंडुसिव फॉर द development of life. Modern scientists refer to the origin of life as a kind of chemical reaction which first generated complex organic molecules and assembled them। क्या कह रहे हैं कि हमें पता है ना, ये तो अनडाउटेड ये क्लियर है कि जो हमारा इनिशियल एटमॉस्फेयर था वो
लाइफ के डेवलपमेंट के लिए सुटेबल नहीं था, है ना। मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं कि जो अर्थ लाइफ का ओरिजिन होता है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं और फिर वो असेंबल होते हैं। दिस असेंबलेज वाज सच दैट दे कुड डुप्लीकेट देमसेल्व्स कन्वर्टिंग इंटीमेट मैटर इनटू लिविंग सब्सटेंसेस। ये जो असेंबलेज है ये ऐसा था कि ये अपने डुप्लीकेट्स बना रहे थे और फिर कन्वर्ट कर रहे थे इंटीमेट मैटर को लिविंग सब्सटेंसेस में। ठीक, द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लैनेट इन डिफरेंट पीरियड इज फाउंड इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड है लाइफ का जो इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट कर रही थी डिफरेंट पीरियड्स में, वो हमें फॉसिल्स के फॉर्म में रॉक्स में मिल जाती हैं। उनका रिकॉर्ड मिल जाता है कि किस पीरियड में कौन सी लाइफ हमें मिल रही थी। ठीक, द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर closely related to the present form of blue algae have been found in geological formation that are much older than these were some 3000 million years ago. It can be assumed that life began to evolve sometime 3800 million years ago. The summary of evolution of life from unicellular bacteria to the मॉडर्न मैन इज़ गिवन इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑन पेज 18। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइफ का रिकॉर्ड है ये चीज़ हमने देख लिया। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो क्लोजली रिलेटेड है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गी से, वो हमें जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में मिलता है जो कि ओल्डर है किससे, जो 3000 मिलियन ईयर्स एगो हमें लाइफ मिलती है उससे, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, ये जो लाइफ है ये समटाइम्स 3800 मिलियन ईयर्स एगो आती है। यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इन्होंने अच्छे से पूरा दिया हुआ इवोल्यूशन हम देखते हैं। ठीक, तो सबसे ये इयोन्स आ गया, एरा, पीरियड, इपोच, एज, ईयर्स बिफोर प्रेजेंट और लाइफ। तो सबसे पहले नीचे से आते हैं। सबसे पहले हमारा जो ओरिजिन ऑफ स्टार एंड सुपरनोवा, बिग बैंग। तो बिग बैंग हमने देखा कि ये 13,700 मिलियन ईयर से वो हो रहा है। ठीक, फिर सुपरनोवा यहाँ हुआ, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, बिग बैंग में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ। फिर यहाँ पे हमारा स्टार फॉर्मेशन होता है 5000 मिलियन ईयर से वो। ठीक, फिर हमारी प्रोटो ये इसमें हैडियन में प्री कैम्ब्रियन जो इपोच, प्री कैम्ब्रियन एरा, हाँ प्री कैम्ब्रियन एरा जो है इसमें हम देखें तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच हुआ। फिर ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते हैं, है ना। ओशन एंड एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से रिच होगा। फिर यूनिसेलुलर बैक्टीरिया बनेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी बनेगी, ये 2500 से 3800 मिलियन ईयर्स को। सॉफ्ट बॉडी एंथ्रोपोड्स बनेंगे। फिर हम देखें यहाँ पे टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं होती है, 500 से 570 मिलियन ईयर्स को मरीन इनवर्टिब्रेट्स होंगे। फर्स्ट फिश हमें मिलती है जाके ऑर्डोविसियन में, है ना, ये 438 से 505 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक, यहाँ पे लाइफ जो लैंड पे मिलती है वो 408 से 438 मिलियन ईयर्स एगो मिलेगी। फिर हम देखें यहाँ पे रेप्टाइल्स, फर्स्ट रेप्टाइल जो मिलता है वो 286 से 370 मिलियन ईयर्स एगो मिलेगा। ठीक, डायनासोर की एज जो थी, एज ऑफ डायनासोर, ये हमें 144 से 208 मिलियन ईयर से को मिलता है। ठीक, स्मॉल मैमल्स यहाँ पे हम देखें तो 57 से 65 मिलियन ईयर से को मिल रहे हैं। ठीक, फिर हमें होमोसेपियंस 1000 से 2 मिलियन ईयर से को हमें यहाँ पे ये जो होमोसेपियंस है वो मिले 1000 साल से 10,000 साल से 2 मिलियन ईयर से को तक ये होमोसेपियंस मिल रहा है। और अभी हमारे पास मॉडर्न मैन है। ठीक, तो ये यहाँ पर, तो ये है पूरा चैप्टर। मेरा चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच।